जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और जहां हमने बात किया था डीलर के बारे में, और दो डीलर की बात हुई थी, एक था कंपोजिशन और एक था रेगुलर डीलर। और बताया गया था कि जिनका टर्नओवर क्या होता है 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, रेगुलर डीलर होते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है वो कंपोजिशन डीलर होते हैं। रेगुलर को अधिकार दिया गया है कि वो टैक्स लेंगे भी और टैक्स देंगे भी, लेकिन कंपोजिशन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है और कंपोजिशन को आईटीसी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन टोटल इनकम का 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पे करना होता है। बात क्लियर है? चलिए, तो आज कुछ जजमेंट दिखाने में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कंपोजिशनल डीलर भी है, रेगुलर डीलर भी है। और कोई चीज खरीद रहा है, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक ऑब्जेक्ट खरीद रहा है, इसमें परचेज करने में कंपोजिशन कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। और इसको भी 2500 नहीं 25,000 ही होगा, एक बढ़ा दीजिएगा 25,000 ही होगा। ठीक है, तो दोनों का रेट बराबर है, लेकिन और कहा गया है उस सामान पे कितना जीएसटी लिया जाएगा 5%। यानी 25,000 का 5% कितना हो जाएगा 1250 रुपए। दोनों लोग के लिए जीएसटी बराबर ही होगा ना, जीएसटी अलग नहीं होगा, रेट हमेशा बराबर ही होता है। अब यानी कि अगर ओवरऑल सही में बात किया जाए तो उसकी लागत क्या होगी, सीपी क्या होगी, दोनों जोड़ दीजिए ना भाई, टैक्स और दोनों जोड़ के ना, देखो दोनों का बराबर हो गया, अभी तक बराबर चल रहा है। अब उस पे मार्जिन में मिलता है, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन है, आप चीज खरीदते हैं तो आपको तरह तरह का डिस्काउंट मिलता है, मार्जिन वगैरह मिलता है। तो मान लो मार्जिन मिल गया 10% का, कितने परसेंट का, तो इसका 10% एक जीरो कम कर दीजिए, 26-25 सही है। और इसमें भी मार्जिन मिला है, लेकिन इसका मार्जिन किसमें मिलता है, रेगुलर डीलर को मार्जिन मिलता है एक्चुअल प्राइस पे। जीएसटी जोड़ने के बाद नहीं मिलता है, एक्चुअल प्राइस पे इसको मिलता है। देखिए इसको किसमें मिला हुआ है, एक्चुअल प्राइस, इसको टोटल प्राइस पे, ठीक है ना। तो इसका 2500 होता है, यानी कि अब इसकी लागत कितनी हो गई 26,250 और 26,500 छोड़ दोगे कितना हो गई 28,875 हो गई। और इसकी 25,000 थी और 2500 और जुड़ गई, कितनी हो गई बताइए। अंतर आ रहा है अमाउंट में, अंतर आने लगा ना। अब इसको कोई टैक्स देना ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, जीरो। और इस पे क्या लग रहा है 5% लग रहा है। 27,500 का 5% कितना होगा 1,375 रुपया। यानी कि यहाँ ये क्या हो गई, एक टैक्स लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई टैक्स लायबिलिटी। और ये क्या थी, ये क्या थी, ये परचेज करते समय ये सेल्स प्राइस है। मेरी बात समझिए ध्यान से, कितने में खरीदे थे 25,000 का, जब 5% जीएसटी लिए थे कितना 1250 रुपए मार्जिन हुआ था। टोटल कॉस्ट कितना हुआ था 26,250 और फिर 10% मार्जिन था। मार्जिन कितने होता है एक्चुअल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे नहीं। तो कितना हो गया था 2500 रुपया। जब सब जोड़े तो कितना खर्चा करना था 27,500 सेल्स प्राइस हुआ, इसका कितना हुआ था 2875 हुआ था। यानी इसी सामान को ये 28,875 में बेच रहा है, उसी को रेगुलर कितने में बेच रहा है 27,500 बेच रहा है। सोच लो, उसी सामान को एक कंपोजिशन डीलर 28,875 में बेच रहा है और उसी सामान को कितने में बेच रहा है 27,500 बेच रहा है। ये टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं क्योंकि अधिकारी नहीं है, यानी सिर्फ कितने बेचेगा 28,875 में बेचेगा। लेकिन ये 27,500 प्लस इसका 5% कितना हो जाएगा 1375, यानी कितने में बेचेगा ये, देखो उसके बराबर आ गया। देखिए तो बराबर आ गया, हाँ बराबर आ गया, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो अब एक बेचे हैं 28,875 में और ये भी कितना बेचे हैं, ये बिना टैक्स के बेचे 28,875 गया और टैक्स लगा के बेचा था 28,875 गया। पूछिए अब इसका मैंने क्या कहा था, एक कोई जीएसटी देता नहीं है तो टोटल इनकम का 1% क्या देगा टैक्स देगा, कितना रुपया 289 रुपया। अब आप सोचिए यहाँ कितना टैक्स दिया था, कितना दिया था 1250 रुपया, कितना उसको मिला 289। देखिएगा यहाँ देखिएगा ये कितना टैक्स दिया था, यानी ये तो आईटीसी थी और कितना टैक्स वसूल लिया कस्टमर से 1,375 रुपया। अंतर कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है 125 का। तो यही 125 के लिए क्या फाइल करना होगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या टैक्स लायबिलिटी, टैक्स
लायबिलिटी माइनस ITC। टैक्स लायबिलिटी कितनी की है? 1375 की। और दिया कितना टैक्स कितना दिया था? 1250 रुपया। कितना अमाउंट आ गया? 125। बस इसी के लिए जीएसटी गवर्नमेंट कहती है कि 125 रुपया हमको दे दीजिए तो हमारा और आपका क्या हो जाएगा। अगर यही 125 रुपया माइनस में आया होता तो जीएसटी रिटर्न फाइल करते नहीं। समझ में आ गया ना? यानी सेम चीज के लिए कंपोजिशन और रेगुलर डीलर का डिफरेंस दिखा दिया मैंने। इसको लागत कितनी बड़ी लागत दोनों की बराबर है लेकिन अंतरराष्ट्रीय लिखा लिखा कि नहीं लिखा? बस इनका टर्नओवर कितना हो गया? 28,875। जितने का सेल करते हैं वही टर्नओवर कहलाता है भाई। जितने का हम सेल करते हैं उतना वही क्या होता है हमारा टर्नओवर कहलाता है। बस यही है, यही डिफरेंस है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग और समझ लीजिए। बस यहाँ 2500 को क्या बना लीजिएगा? 25,000 बना लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब बराबर है। यही कर लीजिए। जीएसटी तक सब बराबर दिया गया लेकिन सब यहाँ तक सब बराबर। लेकिन जब यहाँ मार्जिन वाली बात आई वहीं से कहानी चेंज हो गई। मार्जिन इसको मिला है इसके कंपोजिशन कॉस्ट पे, इस कॉस्ट पे, और इसको मिला है एक्चुअल पे जहाँ जिन्होंने परचेज किया था, जिसके सामान की वैल्यू है ना, वहां से बदलाव हो गया है। तब इसका बेचने का दाम कितना हो गया था? 28,000 और इसका 27,500। एक टैक्स लेगा ही नहीं क्योंकि अधिकारी नहीं प्राप्त है, वही सब दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात ना? और ऐसे ही इनवॉइसिंग भी दो होती है। इनवॉइसिंग कितनी होती है? दो होती है। एक टैक्स इनवॉइस होता है और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई होता है। एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई होता है। और कितने टाइप की चीजें आप बेचते हैं? पहली चीज, दो टाइप की चीजें बेचते हैं। एक ऐसा सामान जिसमें टैक्स लगा हो, यानी इसे बोलेंगे टैक्सेबल, और एक ऐसा सामान बेचते हैं जिसमें टैक्स ना लगा हो, जिसे बोलते हैं एग्जेम्प्ट, कर मुक्त बोला जाता है हिंदी में। भाई ऐसा संबंध हम ये सामान बेच रहे हैं पर टैक्स लगा है, ये बेच रहे हैं टैक्स नहीं लगा है, दो सामान बेचेंगे, समझ रहे ना? तो ऐसा सामान जब जिसमें टैक्स लगा हो उसे टैक्सेबल बोलेंगे और जिसमें टैक्स ना लगा उसे क्या बोलेंगे? एग्जेम्प्ट। समझ गए ना? और कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन। तो जब एक रेगुलर डीलर टैक्स ऐसा सामान बेचता है जिसमें टैक्स लगा हो तो क्या इशू होता है? टैक्स इनवॉइस इशू होता है। क्या इशू होता है? और जब रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजें बेचता है तो क्या इशू होता है? बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। क्या इशू होता है? बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्स वाली चीज बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या इशू होता है? बात क्लियर हो गया? यानी टैक्स इनवॉइस एक ही स्थिति में इशू किया जाता है जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचता है। क्या इशू किया जाता है? यानी एक ही बार टैक्स इनवॉइस इशू होता है जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा, बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। समझ आ रहा है? बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई, सिर्फ एक ही कंडीशन में टैक्स इनवॉइस होगा जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तो टैक्स इनवॉइस इशू होगा। क्लियर है? चलो तो लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इनवॉइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लेंसेस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू किए जाते हैं और एक प्रावधान में भी दिया गया है, एक है टैक्स इनवॉइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। कहा है टैक्स इनवॉइस क्या होता है? जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कोई भी डीलर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेगा, क्या इशू करेंगे? तो ये बिल ऑफ सप्लाई का वो सुनिएगा। बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित दो कंडीशन में इशू होता है। एक, जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई करेगा, एग्जेम्प्ट मतलब बिना टैक्स वाला, तो क्या इशू होगा? बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्स वाली चीज में से या बिना टैक्स वाली, क्या इशू होगा? बिल ऑफ सप्लाई। तो दिक्कत देखो, डायग्राम बनाया है, सेम वही चीज। रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचेगा, टैक्स इनवॉइस। रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीज बेचेगा, क्या है? बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन चाहे टैक्स वाले बेचे या एग्जेम्प्ट बेचे, दोनों ही कंडीशन में क्या है? समझना क्या? हाँ, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ ले। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब यहाँ ऐसी चीजें जो बिना टैक्स वाली हैं, और कंपोजिशन डीलर को तो अधिकार ही नहीं प्राप्त है टैक्स वाली बात का, है नहीं, इसीलिए वो बिल ऑफ सप्लाई है हर कंडीशन में। लेकिन रेगुलर डीलर को तो अधिकार है, तो जब टैक्स वाली चीजें बेचेगा टैक्स इनवॉइस और बिना टैक्स वाली चीजें बेचेगा तो
बिल ऑफ सप्लाई। कोई दिक्कत? अब एसएसएन का भी बात किया गया है, एसएसएन नंबर, जिसमें किसी भी गुड्स को या प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हर गुड्स का एक एसएसएन नंबर दिया जाता है ना। एसएसएन का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यही पूरा नाम होता है। एसएसएन नंबर 4, 6, 8 डिजिट के होते हैं और हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे समझिएगा, आ जाओ, चेयर ले जाओ, लेट आओगे तो कहाँ जगह देते बताओ। सुनिए, तो हर आइटम का जो होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप में आपके एसएसएन नंबर मेंशन किए जाते हैं। जानते ही आप, जीएसटी लगता कहाँ है? कोई पूछेगा आपसे जीएसटी कहाँ लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रुप पे। कहाँ लगता है? स्टॉक ग्रुप में लगता है। कहाँ लगता है? स्टॉक ग्रुप में। जीएसटी कहाँ लगता है? स्टॉक ग्रुप में लगता है। वही सारी चीजें होती हैं, जीएसटी कितना % है, या उसका एसएसएन नंबर क्या है। एसएसएन नंबर से क्या होता है? गुड्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दिक्कत है? ठीक है। कहा है जीएसटी रिजाइम इच इनवाइस विल हैव मेंशन एसएसएन कोड, हर एक इनवाइस में एसएसएन कोड मेंशन किया जाता है। या अपने वहाँ एसएसएन कहा जाता है, कई जगह सैक कहा जाता है। सैक जैसे अपने वहाँ नहीं होता है, पिन कोड होता है और कहीं जिप कोड होता है। कार्तिक तुमको कुछ बोले थे हम? जाओ, इसीलिए मैं बोला था आराम से एक ही क्लास पढ़ो तुम लोग, अर्जेंट आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्लास करो कोई, तुम लोग जाओ। हाँ, एक ही कोई क्लास करो आराम से, मत लगातार तुम इतना अर्जेंट 10-11 में पढ़ने वाले बच्चे इतने अर्जेंट काल में रह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो सैक, जैसे अपने वहाँ एसएसएन कोड होता है तो वहाँ क्या होता है, कई जगह सैक कोड होता है। अपने वहाँ पिन कोड होता है, कई जगह क्या होता है, जिप कोड होता है। सेम वही चीज है। ठीक है, चलिए। अब 2, 4, 6, 8 होता है पहचाने का, सबका अलग अलग होगा, देखेंगे आप लोग। अब दिया हुआ है आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट जानते ही हैं। यहाँ लिखा हुआ है आईसीएम। आईसीएम का पूरा नाम क्या होता है? इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म। आईटीसी का सीमलेस फ्लो जीएसटी का बेसिक फीचर है, जिसके अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसी के अंतर्गत आईटीसी का फ्लो मैन्युफैक्चर किया जाता है। से कंज्यूमर, लेकिन पूछे थे आप लोग, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या अंतर है? आईडी कार्ड लगा लो। कहीं लेट आ रहे हो हमेशा, तो क्यों लेट आते हो? कस्टमर बताओ हर्षित, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? खड़े हो जाओ, बताओ। क्या हुआ? कस्टमर जो कस्टमर है, कंज्यूमर जो कंज्यूमर है। सर जो मतलब प्रोडक्ट को यूज करे वो कंज्यूमर हो गया। हाँ, कस्टमर जो हमारे मतलब हमसे खरीद के ले जाके फिर उसको कहीं और सेल करे, कंज्यूमर हो गया। जैसे आपने कोई सामान किसी को बेचा ना, या हमने किसी से सामान खरीदा, मान लो मेरी दुकान है फ्रिज की, तो मैं कहीं से फ्रिज खरीदा हूँ, तो वो तो मेरा सप्लायर है, मैं उसके लिए क्या हूँ? कस्टमर हूँ। मैं खरीद के लाया हूँ तो मैं भी लाके अपनी दुकान में बेच रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कस्टमर हूँ। लेकिन मुझसे जो खरीद रहा है वो ले आके घर पे यूज कर रहा है, वो क्या है? कंज्यूमर है। तो जो कंज्यूम कर ले, उसका उपयोग कर ले, वो कंज्यूमर होता है। और जो बिजनेस को अभी बढ़ाए रख रहा है वो क्या है? कस्टमर। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसी जैसी ये सब चीजें बता ही चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, अब हमको बात करनी है रिटर्न की। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जीएसटी R1 होता है, जीएसटी R2 होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सबका कोई ना कोई होता है और उसका ड्यू डेट होता है, सक्सीडिंग ऑफ 10 हर महीने के 10 तारीख, 11, 15 ऐसे होता है। ठीक है, तो दो चीज लिख लीजिएगा, लिखिएगा जीएसटी R1, लिखिएगा जीएसटी R1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए होता है। जीएसटी R1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए यूज होता है। जीएसटी R2
परचेज का रिपोर्ट चेक करने के लिए होता है, परचेज का जीएसटी रिपोर्ट। और जीएसटीआर 3B इन सब की समरी होती है, इन सब की क्या होती है, समरी होती है। जीएसटीआर 1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए, जीएसटीआर 2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए, और जीएसटीआर 3B इन सब की समरी होती है। हो गया, बस इतना करना है। अब ओवरऑल आपका ये सब चीज खत्म हो गई। जीएसटीआर 1 सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए, जीएसटीआर 2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए, और जीएसटीआर 3B इन सब की समरी होती है। मतलब परचेज और सेल्स दोनों का समरी होता है ना। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगला चैप्टर है लेसन 4 मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। क्या है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यानी अब कंपनी बनाने की बारी है। तो आज कंपनी नहीं बनी, कंपनी कल ही बनेगी। आज सिर्फ आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो कहा है पहली चीज तो आपकी प्रोफिशिएंसी देखती है। अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, तो जैसे कि टैली का अगर यूज कर रहे हैं आप उस टैली सॉफ्टवेयर का, तो माउस का इस्तेमाल कम करें, कीबोर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करें, तो इससे भी दिखता है कि आपकी स्किल अच्छी है। कुछ लगते हैं माउस चलाना है ऐसे ऐसे। माउस में भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, बहुत डर डर के धीरे 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 चलाते हैं। नहीं, डायरेक्टली किया, उठाया, थोड़ा सा स्पेस दिया, जहाँ पहुंचना पहुंची। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए। अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं जो जाननी है आपको, जैसे कि कोई इसमें कई शॉर्टकट की देंगे आपको, ऐसे कि किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन बन जाएगा, किसी के नीचे डबल लाइन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, सिंगल लाइन डबल लाइन बनने का मतलब? तो जिसके नीचे सिंगल लाइन बना है उस बटन को अल्ट के साथ दबाना होगा। जिस भी अल्फाबेट के नीचे सिंगल बटन दिया है, इसका मतलब अल्ट के साथ ए दबाना है। इसका मतलब क्या, अल्ट के साथ ए दबाना है। और इसका मतलब होगा कंट्रोल के साथ दबाना है। यही मतलब है। किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर डबल डबल लाइन अंडरलाइन बनी है, मतलब कंट्रोल के साथ दबाना है, और सिंगल लाइन बनी है तो अल्ट के साथ दबाना है। बात क्लियर है? यही यही इसका मतलब है। ठीक है, कहा है टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन बनेगी तो अल्ट के साथ पढ़ा जाएगा, और डबल लाइन बनेगी तो कंट्रोल के साथ पढ़ा जाएगा। करा है जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, और जो स्क्रीन पहले दिखती है, जैसे नहीं मैं क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टम ऑन होता है तो पहली स्क्रीन दिखती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो आप लोग कहते हैं तो सर डेस्कटॉप बोलते हैं। वैसे ही टैली जब अपलोड करेंगे, जो पहली स्क्रीन खुलेगी उसे हम जीओटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीओटी का मतलब होता है गेटवे ऑफ टैली। क्या होता है इसका मतलब? गेटवे ऑफ टैली। कोई दिक्कत? ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको कैलकुलेटर अगर ओपन करना है, टैली में कैलकुलेटर ओपन करना है, तो कंट्रोल के साथ क्या दबा देंगे, यन दबा देंगे। क्या दबा देंगे? यन दबा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अगर चीजों को मॉडिफाई करना है, सुधार करना है, तो क्या दबा देंगे, कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे। क्या दबा देंगे? कंट्रोल के साथ इंटर। इससे क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर कोई लेजर हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई हो जाएगा। किसी चीज को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप अल्ट के साथ डी दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ डी दबाएंगे। किसी चीज को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए। क्या करने के लिए? डिलीट करने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट के लिख लीजिएगा। और नया लेजर क्रिएट करना है, क्रिएट क्रिएट करना है कुछ भी नई चीजें, चाहे लेजर हो गया, आइटम हो गया, या फिर जो भी, तो अल्ट के साथ सी दबाएंगे। यहाँ अल्ट के साथ क्या दबाएंगे? सी दबाएंगे।
हो गया? हाँ, तो कल सभी लोग आइएगा, कल कंपनी बनेगी, कल अपना अपना सिस्टम डिसाइड कर लीजिएगा कहाँ कहाँ बैठना है, या आज ही डिसाइड कर लीजिएगा, कल कंपनी क्रिएट करवाएंगे आप लोग से, ठीक है? अब ये सब काम खत्म है कॉपी उपी वाला, अब डायरेक्टली सिस्टम पे, ठीक है? कोई डेट बताएगा क्या, कब से टैली स्टार्ट हुआ था? हाँ, 9 तारीख, चलिए 9 मार्च से हुआ था, 9 मार्च को लगभग पहली कंपनी बनेगी, ठीक है? थैंक यू क्लास।